जय हिंद, जय श्री राम सभी को। तो भाई स्वागत है आप सबका डिफेंस साथ के चैनल पे। तो आज हम बात करने के लिए आए हैं सीडीएस टू 2024 की 120 दिनों की स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब आप सबको पता है कि भाई 21 अप्रैल को CDS 1 2024 हो चुका है। ठीक है, अभी 13-14 दिन ही हुए हैं, लेकिन अब बात होने लगी है आपकी CDS 2 2024 की। क्यों? क्योंकि CDS 2 जो है आपका वो आएगा 1 सितंबर, है ना। तो 1 सितंबर को देखा जाए तो अभी आज कितनी तारीख है? आज 4 तारीख है। 4 तारीख से देखा जाए तो आज हमारे पास में टोटल 120 दिन बचे हुए हैं। इन 120 दिनों में हम एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जो किसी भी कैंडिडेट के लिए बहुत सही स्ट्रेटेजी होगी। और स्ट्रेटेजी को अगर वो इम्प्लीमेंट कर ले तो सीडीएस आराम से निकाल सकता है सेल्फ स्टडी के। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है यार कि जो बंदे जो पैचेस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो 5,000 10,000 फीस नहीं दे सकते, जो ऑनलाइन किसी कोचिंग में नहीं जा सकते, ऑफलाइन किसी कोचिंग में नहीं जा सकते, जिनके अंदर जुनून है कि भाई उन्हें सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करके वो एग्जाम निकाल सकते हैं, उन लोगों के लिए ये स्ट्रेटेजी है भाई। ठीक है, आप मैं देखो यार, मैं अपने बैचेस रन करता हूँ, लेकिन उसके बाद ही मैं कहता हूँ कि ये जो एग्जाम है ये सेल्फ स्टडी से निकल सकता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप एग्जाम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूपीएससी ने इस बार लेवल अप किया है ना। आप सबको पता है कि भाई यूपीएससी ने इस बार एग्जाम का लेवल थोड़ा सा अप कर दिया है। ठीक, वैसे देखो, जो लोग CAPF का एग्जाम देखते रहते हैं, जो लोग सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम देखते रहते हैं, देते नहीं रहते, देखते रहते हैं, उनको पता है कि इतना खास लेवल अप नहीं हुआ है। उन एग्जाम्स के कोरिलेशन में देखा जाए तो इतना लेवल अप नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी एक ऐसा कैंडिडेट जो सिर्फ सीडीएस की पढ़ाई कर रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसको ये लग सकता है, और ये बात थोड़ी सच भी है, कि एग्जाम में जो है थोड़ी सी लेवल अप उसका हुआ ही हुआ है। तो हम उस पर्सपेक्टिव के साथ में इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी को देखना चाहते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात पे आते हैं, इधर उधर की फालतू की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेटेजी पे आएंगे। ठीक है, और स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो भाई मैं आपको ये बता देता हूँ कि 15 मई को, यानी कि आज से 11 दिन बाद यूपीएससी CDS 2 का नोटिफिकेशन जारी करेगी, है ना। अब ये नोटिफिकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम की शुरुआत जो है वो यहीं से होती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए नोटिफिकेशन सबसे मस्ट चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि भाई नोटिफिकेशन आप लोगों ने नहीं देखा, नहीं भाई, नोटिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जिसमें बच्चे बताते हैं कि सर मैं ओवर एज हो चुका हूँ। क्यों ओवर एज हो गए हो? क्यों? क्योंकि सर मैंने नोटिफिकेशन नहीं देखा था। एग्जाम की प्रिपरेशन पहले करने लगे हैं और नोटिफिकेशन बाद में देखा जाए। सबसे पहली बात है कि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन देखने की जरूरत ही नहीं है। जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है, जो हमारा CDS 1 2024 का नोटिफिकेशन आया है, आप उस नोटिफिकेशन को देख लीजिए। उस नोटिफिकेशन में एज के साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और बाकी सारी क्वालिफिकेशंस, बाकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा होता है। इशू बस एज का आता है, बाकी चीजों में कुछ चेंजेस खास नहीं आते हैं। एजुकेशनल क्राइटेरिया आपका काफी हद तक सेम ही रहता है। वैकेंसीज में थोड़ा बहुत चेंज आता है, एज में +6 मंथ हो जाते हैं। अब आपको ये देखना है कि भाई इस डेट ऑफ बर्थ से लेके इस डेट ऑफ बर्थ के बीच वाले बंदे जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। तो CDS 1 2024 में आपकी एकेडमी का जो क्राइटेरिया था उससे आपको 6 महीने ऐड कर लेने। कोई भी कॉमन सेंस वाला बंदा जो उस एग्जाम को दे रहा है वो उसको देख के आराम से समझ जाएगा, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। आप बस नोटिफिकेशन देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा ना, तो आप CDS 2 2023 का नोटिफिकेशन उठा लो, उसमें जो एज का क्राइटेरिया है उसको देख लो, और फिर उसको कंपेयर करो CDS 1 2024 की नोटिफिकेशन के साथ में। आपको पता चल जाएगा आपको कितने महीने कहाँ प्लस करने हैं। किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है भाई। क्यों पूछ रहे हो? क्यों भीख मांग रहे हो दूसरों से जाके, है ना। जो चीज खुद फाइंड आउट कर सकते हो वो आप करो ना, किसी और से क्यों पूछ रहे हो? वो बंदा भी भाई नोटिफिकेशन से देख के ही जवाब देगा। ठीक है, तो ये काम नहीं करना, पहली बात तो ये। तो नोटिफिकेशन भाई सबसे बेसिक चीज होती है। नोटिफिकेशन में सब कुछ दे रखा है, एग्जाम सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ उससे रिलेटेड। मुझे नहीं लगता कि मुझे और ज्यादा डिटेल में इसको कवर करना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज तो ये सॉर्टेड होगी कि भाई 15 मई को हमारा जो है वो नोटिफिकेशन जारी होगा। यूपीएससी एनडीए का और सीडीएस दोनों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। यूपीएससी के एनुअल कैलेंडर में दे रखा होता है। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो एनुअल कैलेंडर भी पता चल जाता है, कब रजिस्ट्रेशन चालू होगा, कब खत्म होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्जाम होगा, वगैरह वगैरह। तो पहली चीज हमारी ये सॉर्टेड होगी। ठीक है,
अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैं जिन भी लोगों को ये 120 दिन की स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा, वो लोग एग्जाम को एक दिन बेसिक से ही स्टार्ट करने वाले, है ना। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई आप जो है वो बेसिक से ही एग्जाम शुरू करने वाले हैं। ये जो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है ये बिगिनर्स के लिए भी है, ऐसे लोग जो बस कॉलेज के फाइनल ईयर में है, प्री फाइनल ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो थक चुके हैं, जो 2-3 अटेम्प्ट एग्जाम को देंगे थक चुके हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई हमारी गलती क्या है ना, हमारी गलती क्या है, हम एग्जाम क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे। देखो वैसे ओवरऑल चीजें दोनों के लिए अलग अलग होती है, एग्जाम का जो प्रिपरेशन मेथड होता है, लेकिन मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि बिगिनर्स को भी वही जरूरत है और रिपीटर्स को भी वही जरूरत है। क्या जरूरत है कि भाई हमें एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट हमारा ऐड हो जाता है, वो ये कि यूपीएससी ने इस बार एक थोड़ा नया खेल किया है। यूपीएससी ने पैटर्न के साथ में थोड़ी सी छेड़खानी की, छेड़खानी इन द सेंस कि यूपीएससी ने पैटर्न को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा बदला है, और मेरे वर्ड्स में कहा जाए तो यूपीएससी ने अपना लेवल अप किया है। तो भाई जब यूपीएससी ने अपना लेवल अप किया है तो भाई हम कौन होते हैं अपना लेवल डाउन करके रखने वाले। हम वही पुराने ठर्रे पे नहीं चलेंगे, है ना, हमें भी लेवल अप जो है वो करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था, अभी तक हमने जो कवर किया था, उसमें हमें चीजें ऐड करनी पड़ेगी, हमें स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, तभी हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ हम CDS2 2024 के लिए तैयार है। एज सिंपल एज दैट, है ना। हमें उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमने पेपर का एनालिसिस किया है, अब हम लेवल अप करने के लिए तैयार हैं। तो 120 दिन हमारे पास में है और अब 120 दिन में आग लगा देने वाले हैं, ठीक है। तो भाई देखो, अब इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं वो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है एनालिसिस का। नोटिफिकेशन के बाद सबसे पहली चीज आती है नोटिफिकेशन का दूसरी चीज आती है एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। हम जीके की बात कर रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हम तीनों क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हमें करना चाहिए। अब देखो मैथ्स और इंग्लिश तो काफी हद तक मोर और लेस सेम रहती है, ज्यादा अंतर नहीं आता, है ना। लेकिन जीके जो एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हमें स्ट्रेटेजी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले जो है वो हमें एनालिसिस देखना पड़ेगा। कौन से एग्जाम का एनालिसिस करेंगे, वैसे तो हम पिछले 2-3 साल के क्वेश्चंस का एग्जाम एनालिसिस करें तो ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपको CDS1 2023, CDS2 2023 और उसके बाद में CDS1 2024, इन तीनों एग्जाम का आपको एनालिसिस करना हो। अब ये एनालिसिस में बेसिकली क्या चीज करनी होती है, तो देखो भाई एनालिसिस में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन एनालिसिस की इंपॉर्टेंस आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस नहीं किया है तो आपकी स्ट्रेटजी नहीं बन सकती, है ना। आपकी स्ट्रेटजी नहीं बन सकती, और स्ट्रेटजी के बिना जो मेहनत होती है उसको कहा जाता है गधा मजदूरी, ठीक है। वो गधा गधा मजदूरी ही होती है। आप बस लगे हुए हो, क्यों लगे हो नहीं पता, कितना पढ़ना है नहीं पता, कितना कवर करना है नहीं पता, बस पढ़ना है। पूरी लक्ष्मीकांत चार्ट देनी है, पूरी स्पेक्ट्रम चार्ट देनी है, पूरी NCERT चार्ट देनी है, ऐसे नहीं होता, है ना। अपनी एनर्जी है वो दूसरी चीजों के लिए बचा के रखो। SSB भी आगे है, ये सब बस आपका प्रथम पग है ना। तो जब ये प्रथम पग है तो हमें अंतिम पग तक हमें पहुंचना है, तो उसके लिए हमें और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो गधा मजदूरी नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, समझना है, सोचना है कि भाई हमें कितनी मेहनत करनी है, और उसके लिए जरूरी होती है स्ट्रेटेजी। मतलब कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी किसी भी एग्जाम की बन जाती है तो 50% काम हमारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई हमें क्या पढ़ना है। जब हमारे दिमाग में ये क्लैरिटी आ जाती है कि हमें क्या पढ़ना है, तो बस फिर हमें उस चीज को पढ़ना होता है और समझना होता है ना। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लानी होती है, वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। यूट्यूब के जमाने में इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, इतने सारे टीचर्स हैं, इसमें अगर देखा जाए आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं आता है तो आप एक टीचर से दूसरे टीचर में आराम से स्विच कर सकते हैं, है ना। अगर आप किसी को कोर्स नहीं लेके बैठे हैं तो आप आराम से वैसे भी स्विच कर सकते हैं, आप कहीं से कोई भी कंसेप्ट समझ सकते हैं। इवन मैं भी कई बार ये करता हूँ, मुझे कई बार कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो मैं जाके भाई यूट्यूब पे हेल्प ले लेता हूँ, इंटरनेट पे रिसर्च कर लेता हूँ, मुझे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाता है। ये सबसे बेसिक चीज होती है यार, टीचर भी सीख रहा है, बच्चा भी सीख रहा है ना। तो ये चीज हो गई। अब ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें एनालिसिस जो करना है, ये एनालिसिस हमें कैसे करना है हम इसको समझते हैं, ठीक है। एनालिसिस का मतलब सीधा सा होता है कि आपको पास्ट एग्जाम में ये देखना है कि भाई किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम जीके की बात करते हैं तो जीके में अलग अलग सब्जेक्ट है। जीके में हमारा पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, साइंस भी है, करंट अफेयर्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है। ये कुछ मोटे मोटे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। अब इनको भी अगर ब्रेक डाउन करें तो जीके तो वो पॉलिटी तो हमारी कोर पॉलिटी आ जाती है। जियोग्राफी में 3 चीजें आ जाती हैं, इंडियन ज्योग्राफी,
वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। वैसे ही हिस्ट्री में तीन चीजें, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब करंट अफेयर्स में टोटल 8 कैटेगरीज आ जाती हैं, 7-8 आ जाती हैं। नेशनल, डिफेंस, इंटरनेशनल आ जाता है, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह, है ना। और इकोनॉमिक्स में कोर हमारी जो इकोनॉमिक्स होती है वो आ जाती है। तो भाई हमें इसके बेसिस पे करना पड़ता है एनालिसिस, यानी कि सबसे पहले ना ये देखना है कि भाई पॉलिटी में से कितने क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी में से कितने आए, हिस्ट्री में से कितने आए, साइंस में से कितने आए। तो जब हम ओवरऑल एक डिसीजन ले लेते हैं, ओवरऑल हम एनालिसिस कर लेते हैं कि किसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, फिर हम थोड़ा और डेप्थ में जाना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ज्योग्राफी में से 17 क्वेश्चन आए हैं, तो इस 17 में से इंडिया में कितने आए हैं? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 8 क्वेश्चन आए हैं, वर्ल्ड के 2 क्वेश्चन आए हैं, फिजिकल के बाकी हमारे 7 क्वेश्चन आए हैं। इस तरीके का डिवीजन हमें फर्दर करना पड़ता है। तो जब हम 2 से 3 अटेम्प्ट का ऐसा एनालिसिस करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है कि भाई किस चीज से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक भाई जरूरी है, कौन सा टॉपिक जरूरी नहीं है। ये क्लैरिटी एनालिसिस करने के बाद ही आती है, ये कोई आपके दिमाग में नहीं डाल सकता। ये खुद से एनालिसिस करोगे तो ही समझ में आएगी। ठीक है। तो इसीलिए मैं सबसे बोलता हूँ कि नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद एनालिसिस शुरू कर देना चाहिए। तो जब हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिटरमाइन कर लिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चंस आए कहाँ से, है ना। ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी क्वेश्चंस हवा में से दे देगी, नहीं ना। क्वेश्चंस आपके सोर्सेस क्या हैं? सबसे बेसिक सोर्स वही एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री बुक्स कहते हैं, जो कि इन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा यूज में की जाती हैं। बहुत सारी बुक्स है, हर सब्जेक्ट को लेके बुक्स देखा जाए तो प्रिविलेंट है। जनरली जो आपके सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो सीएससी प्रीलिम्स के लिए यूज करते हैं, इन बुक्स को अगर हम रेफर करते हैं तो ये बुक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। आज से 10-15 साल पहले ऐसा नहीं था। तब आपकी कुछ बुक्स से ही हेल्प हो जाती थी, इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था, इतनी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब रिसोर्सेज की जरूरत ज्यादा पड़ने लगी है, क्योंकि हर बंदा इक्विप्ड है। आप भी इक्विप्ड हैं जो एक मेट्रोपॉलिटन में बैठे हैं, और एक बंदा वो भी इक्विप्ड है जो गांव में बैठा हुआ है और इंटरनेट यूज कर रहा है। उसके पास भी सेम इन्फॉर्मेशन, आपके पास भी सेम इन्फॉर्मेशन, उसके पास भी सेम रिसोर्स, आपके पास भी सेम रिसोर्स। आप जाके आज बुक ले सकते हैं, वो ऑर्डर कर देगा ऑनलाइन, उसके पास में 2 दिन में बुक्स आ जाएगी, है ना। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पैरिटी इतनी ज्यादा नहीं रह गई है। बस इंटेलिजेंस लेवल का क्या खेल है, और बाकी स्ट्रेटेजी का खेल है कि भैया आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो स्ट्रेटेजी कैसी है ना। तो ये चीज आ गई। तो हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिटरमाइन किए, उसके बाद में हमने सोर्सेस डिटरमाइन किए। जैसे कि भाई मैंने एनालिसिस किया था जीके का, है ना, मैंने इसको इंस्टाग्राम पे भी डाला था कि भाई सोर्सेज वगैरह कहाँ कहाँ से पूछा गया है। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, हिस्ट्री में एनसीईआरटी से भी पूछा गया, एनसीईआरटी के साथ साथ तमिलनाडु की जो बुक्स हैं उनसे भी पूछा गया। साइंस की बात की है तो इस बार साइंस में क्लास 11th और 12th का टच रहा है, हर बार नहीं रहता था, है ना। इकोनॉमिक्स में जो है वो थोड़ा कोर में गए हैं, अभी बताऊंगा कैसे। तो इस तरह के चेंजेस जो है वो हमें काफी सारे देखने को मिले। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, सोर्सेस हो गए। सोर्सेस के बाद में हम इनका लेवल चेक कर रहे हैं कि भाई अभी तक का सीडीएस का जो लेवल था, क्या एग्जाम उसके हिसाब से चल रहा है कि भाई इसका लेवल बदला है। लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है, लेकिन निकलेंगे उसके जो है खड़ा रहेगा। ठीक। तो भाई लेवल सबके निकलने चाहिए, आपको भी लेवल एग्जाम का पता होना चाहिए। जब आपको एग्जाम का लेवल पता होगा अपनी कंपैरिजन में कि भाई आपका लेवल क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है, और कौन यहाँ खड़ा रहेगा, तो उस एग्जाम का लेवल आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम का हमने लेवल देख लिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन, सोर्सेज एंड लेवल के बाद में हम देखते हैं ट्रेंड्स को, है ना। ये पिछले 2-3 साल के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, सोर्सेज आए हैं, ये आपके ट्रेंड्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई डिफिकल्टी लेवल में क्या इंक्रीज हुआ है, लेवल में क्या इंक्रीज हुआ है, हवा किस तरफ चल रही है, यूपीएससी का इंक्लिनेशन किस तरफ है ना। जैसे कि साइंस की बात करूं तो फिजिक्स में से मात्र 2 क्वेश्चन आए हैं इस बार, जबकि हर बार 10 से प्लस क्वेश्चन आते, 10, 11, 12 क्वेश्चन आते थे। केमिस्ट्री और बायो में से भी सेम, यानी कि ओवरऑल साइंस में हमारे 30 के अराउंड क्वेश्चन आते थे। पिछली बार 29 आए थे, इस बार मात्र 19 क्वेश्चन आए। एकदम टोटल चेंज हो गया, है ना। इसी तरीके से आज से 2-3 साल पहले पॉलिटी में बहुत क्वेश्चन आते थे, 20-25 क्वेश्चन आते थे, लेकिन नहीं, इस बार कितने आए हैं? इस बार आए हैं मेरे ख्याल से 11 या 12 क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन है ना। ये 2-3 साल से इनका डिक्लाइनिंग ग्राफ देखने को मिल रहा है। और फिर वही अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, तो लास्ट टाइम करंट अफेयर्स 34 पूछे गए थे, इस बार 40 करंट अफेयर्स पूछे गए। तो ये हमारे ट्रेंड्स रिफ्लेक्ट करते हैं, जो हमें पता होना चाहिए, और सब्जेक्ट वाइज पता होना चाहिए कि भाई किस सब्जेक्ट में क्या क्या ट्रेंड्स रिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं, तभी भाई हमें सबको समझ में आएगा।
मैं आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूँ, है ना। हम एक एक करके सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या सिनेरियो हो रहा है और उसके बेसिस पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट्स को नहीं समझेंगे ना तो स्ट्रेटेजी हमें समझ में नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पॉलिटी, है ना। देखो पॉलिटी की अगर हम बात करें कि भाई पॉलिटी में लेवल इस बार का क्या रहा है, क्या लेवल निकला है, तो पॉलिटी में हम ये बोलेंगे साफ साफ कि लेवल अप तो हुआ है भाई, है ना। पॉलिटी का लेवल अप हुआ है, पॉलिटी का लेवल निकला है, ठीक है। तो भाई अब पॉलिटी का लेवल अप हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि CDS 2 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एक सेकेंड, हाँ, 7 क्वेश्चन पूछे गए। और इस बार कितने पूछे गए? इस बार टोटल 11 क्वेश्चन, है ना। तो भाई 11 12 से 20 22 से 15 16, 15 16 से 7, 7 से फिर से 11 आ गया। तो अप एंड डाउन होता रहता है। मतलब हम ये सोच के तो नहीं जा सकते कि पूरा फोकस पॉलिटी पे डालें, या फिर ये भी सोच के नहीं जा सकते कि पॉलिटी को स्किप कर दें। क्यों? क्योंकि नहीं पता ये 11 से क्वेश्चन कब दोबारा 22 हो जाएंगे, हमें नहीं पता। यूपीएससी हो सकता है अगले टाइम में 25 क्वेश्चन कर दे, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है ना। तो सबसे बेस्ट चीज होती है कि सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करके जाना है, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं, है ना। तो इसमें एक मेजर बात आती है, वो ये कि आपको अब लक्ष्मीकांत से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। लक्ष्मीकांत से अकेला काम नहीं पड़ेगा, लक्ष्मीकांत से थोड़ा सा ऊपर में उठना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने इस बार देखे थे जो लक्ष्मीकांत से ऊपर गए हैं। कैसे क्वेश्चंस? हमारी पॉलिटिकल थ्योरीज से रिलेटेड, ये लक्ष्मीकांत में कवर्ड नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल कोर कंसेप्ट थे जो लक्ष्मीकांत में कवर्ड नहीं थे। ऐसी पॉलिटिकल थ्योरीज और पॉलिटिकल कंसेप्ट को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको समझने के लिए लक्ष्मीकांत के साथ साथ एनसीईआरटीज भी कवर करनी पड़ेगी। अभी तक हमें क्या लगता था? अभी तक हम ये सोच के चलते थे कि पॉलिटी के लिए मात्र लक्ष्मीकांत करें तो बढ़िया है। नहीं, अगर आप एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की पॉलिटिकल साइंस को उठाई, है ना, पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसमें आपको पॉलिटिकल थ्योरीज, पॉलिटिकल कंसेप्ट वगैरह सब कुछ मिलेगी, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत में इतना करने की जरूरत है। एक और चीज आ जाती है, दैट इज लैंडमार्क जजमेंट्स। लैंडमार्क जजमेंट्स के क्वेश्चंस काफी पड़े हैं, सीएपीएफ में भी पड़े हैं। सीएपीएफ में तो खासकर कंसिस्टेंट रहे हैं, लेकिन सीडीएस में पड़े हैं। तो लैंडमार्क जजमेंट का जो है वो लक्ष्मीकांत की 7th एडिशन में एडिशन कर दिया गया है। कुछ और चैप्टर्स हैं जिनका एडिशन लक्ष्मीकांत में किया गया है, उनको भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो लैंडमार्क जजमेंट्स भी हमें पढ़ना है। तो ये भाई हमारा पॉलिटिकल लेवल का है ना। तो एनसीईआरटी में क्लास 11th और 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है वो पढ़नी है, और साथ में लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे तो काफी हद तक हमारा जो है, हम बहुत हद तक श्योर हो जाएंगे कि भाई पॉलिटी में उससे बाहर नहीं आएगा। इतना तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं, दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में ज्यादा निराश नहीं किया लोग। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो मोर और लेस सेम रही, इसमें इतना ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला, है ना। मतलब कि मैं आपसे सिंपल सी बात कहूंगा कि यूजुअल रिसोर्सेज जो आप ज्योग्राफी के लिए यूज करते थे उन्हीं यूजुअल रिसोर्सेज को देखते रहिए, है ना। लेकिन अगेन प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, है ना। प्रिपरेशन हमें ऐसे करनी है कि अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है, वर्स्ट अटेम्प्ट देके नहीं है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज हैं उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस डालना पड़ेगा। अभी तक क्या था कि भाई वही है कि क्लास 10th तक आप पढ़ के आ जाते थे, है ना। क्लास 10th तक अपनी चीजें कवर कर ली अच्छे से। नहीं, क्लास 11th और 12th की ज्योग्राफीज जो है उन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। प्लस अगर हो पाए, अगर आपके पास टाइम है, तो आपको कुछ सप्लीमेंट्री बुक्स जैसे कि माजिद हुसैन, उनको भी रेफर कीजिए। माजिद हुसैन की बुक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये जो तो बुक्स हैं, इन बुक्स को आपको रेफर करना चाहिए, ठीक है। इन बुक्स में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कवर की है। आज ही मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक स्लाइड शेयर की है, अपने सीएपीएफ की बैच से स्लाइड शेयर की है, जिसको मैं सीडीएस में भी पढ़ाऊंगा। उसमें हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया कवर किया है। तो उसको देख के बच्चों ने बोला कि भाई हाँ सर, आपने इस पर कंटेंट और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया है। एक बच्चे ने पूछा, सर 13 दिन के अंदर आपने कैसे कर लिया? तो मैंने कहा यार तुम स्टूडेंट हो, तुमने पढ़ा, तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया, लेकिन मेरा ऐसा काम नहीं होता। मैं टीचर हूँ, मेरा काम हमेशा रहता है। मतलब कि एग्जाम 21 अप्रैल को हुआ, 21 अप्रैल को मैंने एनालिसिस स्टार्ट कर दिया, 2 दिन में एनालिसिस खत्म हुआ। उसके बाद मैंने जीके की क्लास कंडक्ट की। क्लास कंडक्ट करने के बाद में उसका जो कंटेंट है उसको मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूँ यूपीएससी के क्वेश्चंस के लेवल को देखते हुए, मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। ज्योग्राफी में तो ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं बेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहूंगा।
तो मैं कंटेंट थोड़ा और डेप्थ में ले जा रहा हूँ, मैं थोड़ा और ज्यादा चीजें कवर कर रहा हूँ ताकि हम फ्यूचर के लिए तैयार रहें। अगर अगले अटेम्प्ट में यूपीएससी कोई बाउंसर भी फेंक के मार रही है, चाहे सीपीएफ के बैच में चाहे सीडीएस के लिए, दोनों लोग प्रिपेयर्ड रहें, दोनों सेम लेवल का पढ़े, है ना। तो भाई ये चीज हो गई। और उसके बाद जैसे माजिद हुसैन कवर करने के बाद में क्या है, आपको एक चीज तो कवर करनी होती है, बच्चे जिसको नहीं करते हैं जनरली कई सारे, एडनस कवर करनी होती है। एडनस तो भाई इन डेप्थ में कवर करनी होती है यार। आपसे पूछा गया है कि अरेबियन पेनिनसुला में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल, कौन सी कंट्री शामिल नहीं है। अब एक नजर में देखने में लगेगा कि भाई हाँ जॉर्डन जो है वो शामिल है, लेकिन जिसने मैप को अच्छे से स्टडी किया उसको पता है जॉर्डन शामिल नहीं है अरेबियन पेनिनसुला, है ना। वैसे ही आपसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पूछे जा सकते हैं, आपसे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स पूछे जा सकते हैं, गेटवे सिटीज के बारे में आपसे पूछा गया है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एटलस हमें हेल्प करती है विजुअल क्यूज डेवलप करने। विजुअल क्यूज मतलब क्या, हमने चीज को देखा समझा, दिमाग के कोने में बैठ गई, क्वेश्चन हमारे सामने आया, हमने उसको अच्छे से सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे दिमाग के कहीं कोने में पिक्चर के फॉर्म में थी वो हमारे सामने आ गई, है ना। तो ये चीज है। अब इसमें एक और चीज आती है कि भाई इंडियन ज्योग्राफी में से कितना पढ़े, वर्ल्ड में से कितना, फिजिकल में से कितना। तो देखो यार, इसको लेके कोई डेफिनेट पैटर्न सामने देखने को अभी तक नहीं आया है कि इंडिया में से हर बार ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कि वर्ल्ड में से पूछे जा रहे हैं, कि फिजिकल में से पूछे जा रहे हैं। अप एंड डाउन होता रहता है। कई बार इंडिया के ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कई बार फिजिकल ज्योग्राफी से पूछे जा रहे हैं, कई बार वर्ल्ड से। तो इसमें सबसे बेस्ट रहेगा कि भाई हम तीनों सेक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करके चले, है ना। तो डिफेंस का आपका जो अपकमिंग कोर्स है, फिलौरा बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, वो स्टार्ट होगा 11th मई से, है ना। 11th मई से स्टार्ट होगा। इसका पूरा 1 साल का एक्सेस रहता है आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग वगैरह का। हर क्लास के बाद रिकॉर्डिंग मिल जाती है, चाहे आप अटेंड की करें या ना करें, चाहे आप उसको फ्यूचर पर्पज के लिए रखना चाहते हैं। तो हमारा ये जो बैच रहेगा ना, इसमें क्वालिटी हम कवर करेंगे तकरीबन 12 से 14 लेक्चर्स। 12 से 14 लेक्चर्स आपके लगेंगे टोटल क्वालिटी कवर करने के लिए। और उसको कवर करने के बाद पिछले 5 साल के हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक क्लास होगी भैया आपकी जिसमें पिछले 5 साल के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको दी जाएंगी पॉलिटी के एमसीक्यूज की शीट्स। 5 से 10 वॉल्यूम टोटल आपको ओवरऑल मिलेंगे। हर कॉलम में 120 क्वेश्चंस रहते हैं और वो आपको लगातार करने होते हैं, एमसीक्यूज प्लस उनके एक्सप्लेनेशन है। सेम चीज यहाँ रहेगी। ज्योग्राफी में तकरीबन हम कितने कवर करेंगे, ज्योग्राफी में हमारे 15 प्लस लेक्चर्स होंगे, 15 से 20 के बीच के लेक्चर्स होंगे। उन पूरे 15 से 20 के लेक्चर्स में हम सारा का सारा ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करने वाले, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो भाई नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आ जाता है हिस्ट्री। अरे मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के बारे में तो आपको बताया ही नहीं कि भाई ज्योग्राफी में क्वेश्चन कितने हैं, है ना। तो देखो यार, ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आपके, एक सेकेंड, हाँ, ज्योग्राफी में हमारे क्वेश्चंस कितने आए थे टोटल। ज्योग्राफी में हमारे सीडीएस 2 2023 की बात करें तो सीडीएस 2 2023 में हमारे टोटल 22 क्वेश्चन थे, है ना। और इस बार कितने क्वेश्चन आए, इस बार हमारे 19 क्वेश्चन आए। टोटल 6 क्वेश्चन हमारे इंडियन ज्योग्राफी से थे और 11 क्वेश्चन जो है वो हमारे वर्ल्ड और फिजिकल ज्योग्राफी से थे, ठीक है। अब सेम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो देखो यार, हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री को जनरली बच्चे करते थे स्किप कि भाई इतनी बड़ी है, इतनी बोरिंग है, ऐसा है वैसा है, समझ में नहीं आ रही। यार हिस्ट्री इतनी प्यारी चीज है, उसको समझना इतना अच्छा काम है। आप अपने इतिहास को समझिए, अपने इतिहास को पढ़िए। जो देश अपने इतिहास को नहीं जानता वो देश अपने भविष्य को नहीं जानता, सीधी सी बात है ना। अपने इतिहास को समझो, अपना भविष्य भी समझ में आएगा। तो मैं सबसे बड़ी चीज आप लोगों से कहूंगा कि भाई इसको स्किप मत करना। क्यों स्किप मत करना? क्योंकि सीडीएस 2 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे आपके हिस्ट्री के? आपके क्वेश्चन आए थे 21। और सीडीएस 1 2024 में आपके क्वेश्चन आए थे 20। भाई 20 क्वेश्चन समझ रहे हो ना। 1/5 ऑफ द क्वेश्चन पेपर, 1/5 आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हिस्ट्री से पूछा जाए, और आप क्या कर रहे हैं, आप उसको स्किप कर रहे हैं। तो भाई स्किप नहीं करना, सबसे पहली बात तो ये समझ लो। क्यों? क्योंकि हमारे पास 120 दिन। अब हिस्ट्री में क्या आता है कि हिस्ट्री के लिए बहुत सारी वास्ट बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स है ना। लेकिन मैं सबसे स्टैंडर्ड बुक्स की बात करता हूँ। सबसे पहले हम कवर करेंगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में क्लास 12th की जो आपकी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है ना, उसके 1, 2 और 3 तीन पार्ट है, तीनों कवर करने हैं। क्लास 11th में तो जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री तो ना के बराबर पूछी जाती है, तो उसको कवर करने की जरूरत नहीं है ना, उस पर इतना ज्यादा टाइम हमें स्पेंड नहीं करना।
तो थीम्स में 1 2 3, इसमें आपका एशियंट का पार्ट भी कवर हो जाएगा, इसमें हमारा मेडिवल का कवर भी पार्ट हो जाएगा, और इसके साथ साथ हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट भी कवर हो जाएगा। पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया में नहीं पूछी जाती, पूछी भी जाती है तो वो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ अलाइन होके आती है, तो उसमें हमें वरी करने की जरूरत नहीं। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरा आ जाता है सबसे जरूरी, दैट इज तमिलनाडु बोर्ड। इस बार कई सारे क्वेश्चन जो है वो तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 और 12 की हिस्ट्री की बुक से डायरेक्ट पूछे गए, है ना। जैसे कि राज राजा चोल ने इंडोनेशिया के कौन से राजा को पता नहीं कहाँ पे है, मैं भूल गया, मॉनेस्ट्री बनाने के लिए परमिशन दी थी, है ना। तो वो क्वेश्चन वहां से आया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, है ना। तो तमिलनाडु के बोर्ड की जो बुक है वो भी कवर करनी है। अब देखो, हमारे पास ऑप्शंस और भी बहुत ज्यादा है। ऑप्शंस की बात की तो ऑप्शन बहुत ज्यादा है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक बहुत प्यारा सोर्स है, स्पेक्ट्रम लोग कवर करते हैं। आप राजीव अय्यर की लिखी हुई है, आप वो कवर कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम अच्छी बुक है। ठीक है, इसके साथ साथ बिपिन चंद्र की बुक है, आप उसको भी कवर कर सकते हैं, है ना, एडिशनल स्टडी के लिए, सप्लीमेंट्री बुक के तौर पर आप इसको भी कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक ऑथर है, उनका नाम है पूनम दलाल दहिया। उनकी मुझे बुक्स काफी अच्छी लगी, काफी कंसाइज है, सीडीएसई के बच्चों के लिए तो बहुत सही है। इसमें उनकी एशियंट, मेडिवल और अभी रिसेंटली उनका मॉडर्न का भी आ गया। आप उनकी ये तीनों बुक्स भी रेफर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक्स हैं। मेडिवल में आपको एक और मिल सकता है, मेडिवल में एक और ऑथर है सतीश चंद्र, आप उनकी बुक को भी रेफर कर सकते हैं, है ना। ये काफी एक्सटेंसिव सोर्सेज हैं, मतलब इनको पढ़ोगे तो फिर भाई बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सोर्सेज है ये हमें हिस्ट्री में कवर करने हैं। अब देखो, हिस्ट्री में क्या होता है ना कि हिस्ट्री होती है अनप्रिडिक्टेबल। हिस्ट्री में जनरली आपका सिलेबस जो होता है वो होता है काफी ज्यादा वास्ट, लेकिन उसको प्रिडिक्ट करना इजी नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन में से मैंने अपने बैच के बच्चों को इतना तैयार किया था कि वो 15 क्वेश्चन तो आराम से अटेंड करके आ सकते हैं। इतना तो भाई प्रिपरेशन होनी चाहिए। 120 में से 120 क्वेश्चन तो हमें नहीं करके आने ना। 120 में से हम 90 प्लस क्वेश्चन तो अज्यूम करके चल रहे हैं कि 90 प्लस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उन 90 प्लस में से आपकी एक्यूरेसी मान लीजिए 60-70 की भी है तो भी आप ठीक ठाक स्कोर कर लें, है ना। तो भाई हमें सारे नहीं कर रहे हैं, 20 में से अगर हम 15 भी अटेम्प्ट करने की स्थिति में है, देन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत बढ़िया पोजीशन में, है ना। तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद में इसमें और कुछ कवर करना है मेरे ख्याल से नहीं। अब हाँ, अभी तक जैसे कि हिस्ट्री को हम कवर करते थे डिफरेंस क्लास के बैचेस में 3 6 7 8 कम से कम 10 लेक्चर्स में कवर करते थे। लेकिन इस बार इसमें भी 15 से 20 लेक्चर्स जो है मेरे ख्याल से जाएंगे। 15 से 20 लेक्चर, 15 के आराम 15-16 के आसपास लेक्चर्स में हम हिस्ट्री कवर करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है हमारी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स ने इस बार कई लोगों को झटके दिए हैं, कई लोगों को झटके नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि वो लोग कोर इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं। जो लोग कोर इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं उनको इतना इशू नहीं। क्यों नहीं है हमें बताता हूँ। देखो, CDS 2 2023 में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे 10 और CDS 1 2024 में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे 13। इकोनॉमिक्स का पोर्शन यही रहता है, कभी 8 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 12, कभी 15, कभी बढ़ भी सकता है ना। लेकिन हम इतना लेके चल रहे हैं कि भाई 10 से 15 के बीच में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है वो बने रहेंगे। अब इकोनॉमिक्स में क्या हुआ है कि इकोनॉमिक्स में जनरली हमें क्या करना होता है, मैं आपको सोर्सेज बता देता हूँ। सोर्सेज वही है कि इकोनॉमिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले हमें एनसीईआरटी से लेनी है। एनसीईआरटी में हम जाएंगे क्लास 11 की बुक के पास में, इसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस बुक को पढ़ो पहले, ये आपको हिस्ट्री के बारे में, इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में अच्छी से इंसाइट देगी। फिर उसके बाद आप आइए क्लास 12 पे। क्लास 12 पे हमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक जो है भाई, इसमें आपको ज्यादा कवर नहीं करना। इसमें बस आपको बेसिक डेफिनेशंस देखनी है, बेसिक्स कवर कर, है ना। इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं आना। बहुत मैथमेटिकल चीजें हैं, बहुत फॉर्मुलेज वगैरह हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपके काम की नहीं है और बच्चे उनको पढ़ते हैं गलती कर देते हैं। जो कोर इकोनॉमिक्स जिनकी 11th-12th में रही है उनके लिए तो डिस्टिंग्विश करना ईजी है, लेकिन जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए ये डिस्टिंग्विश करना ईजी नहीं है ना। तो ये हुआ भाई हमारा बेसिक का। अब अगर आगे बात करते हैं दूसरी बुक की, तो उसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। ये मैक्रो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना भी कंटेंट आपका 90% पूछा जाता है ना, 90% से भी ज्यादा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही आता है। तो ये जो बुक है ना, इसको हमें अच्छे से कवर करना है, इसको स्किप नहीं करना, इसकी एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है, तो वही हमारा एग्जाम जो है सॉर्टेड होगा। ठीक है, तो भाई इकोनॉमिक्स में ये करना है।
मतलब कि फिर आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भाई जो है इकोनॉमिक्स जो है वो सीएससी के लेवल का आ रहा है, सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के लेवल का आ रहा है, सीएपीएफ के लेवल का आ रहा है। देखो सीएपीएफ का और सीडीएस के लेवल में इतना ज्यादा अंतर नहीं है जितना ज्यादा हो हल्ला मचाया जाता है। मैंने एग्जाम्स को एनालिसिस किया है तो मेरे को पता है, ठीक है। जो नहीं करते वो बस हल्ला मचाते हैं, ठीक है। तो देखो मैक्रो अच्छे से करना। मैक्रो करने के बाद में क्या है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको और ज्यादा अंदर इच्छा जागृत हो रही है तो आप कवर कीजिए रमेश से। इनसे अच्छा इकोनॉमिक्स को सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ने के लिए कोई ऑथर नहीं है, यूपीएससी के एग्जाम के लिए कोई अच्छा ऑथर है। तो रमेश सिंह की जो बुक है इकोनॉमिक्स की, आप उसको पढ़िए। लेकिन इस बुक में एक खामी है, वो ये कि वो ये बहुत ज्यादा वास्ट है। खामी सीडीएस के लेवल से बता रहा हूँ मैं, सीडीएस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा वास्ट है। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि भाई हमें पढ़ना कितना है ना। सेम चीज है, पता साइंस वाला बंदा है उसको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना पढ़ना है। तो जिसने एनालिसिस किया वो तो समझ जाएगा, लेकिन जिसने नहीं किया उसको पता नहीं चले। तो इकोनॉमिक्स में अभी हम तकरीबन 3 से 4 लेक्चर्स कवर करते थे, लेकिन इस बार डिसाइड किया गया है कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें भी कम से कम 8 से 10 लेक्चर्स तो कवर किए जाएंगे। इतने तो लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के बनते हैं और इतने हम कवर डिफेंस स्टाफ के फिनोरा बैच में कवर करने जा रहे हैं। रमेश सिंह से कितना पढ़ना है, इन दोनों बुक से कितना पढ़ना है, कितनी डेफिनेशंस कवर करनी है, कौन से कंसेप्ट्स आने हैं, मनी मेकिंग के कितने कंसेप्ट्स हैं, बैंकिंग के कितने कंसेप्ट्स हैं, इकोनॉमी को लेके क्या कंसेप्ट्स हैं, ये सारा का सारा हम इन बैचेस में कवर करने वाले। तो अगर आपको सिस्टमेटिक स्टडी करनी है कि भाई नहीं यार मेरे पास टाइम तो है, 120 दिन तो है मेरे पास, लेकिन मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, है ना, सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ, शाम को 7-8 बजे लौट के आ रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक चीज की रिसर्च कर सकूं। तो मुझे कोई ऐसा टीचर चाहिए जो कि मुझे बता सके कि भाई ये पढ़ना है, पढ़ने दे, है ना। वो मुझे समझा दे, वो मेरी क्लास ले ले शाम को और मुझे पढ़ के बता दे, तो मटेरियल मुझे दे दे, तो वो मैं कर लूँगा। तो भाई ये काम डिफेंस स्टाफ पे होता है। आपको एनरोल करना है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैंने नंबर वगैरह दे रखा है 8839961155, है ना। इस नंबर पे आप डीएम कीजिए और आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के बाद हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज साइंस, है ना। अब ये जो साइंस नाम का सब्जेक्ट है ना, इसको लेके कई लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं। शंकाएं क्यों है? क्योंकि साइंस ने इस बार दिया है धोखा। धोखा कैसे दिया है कि भाई इस बार फिजिक्स से हमारा क्वेश्चन आया है 2, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है 8 और बायो से हमारे क्वेश्चन आए हैं 9, है ना। तो टोटल मिला के देखा जाए तो इस बार आए हैं 19 क्वेश्चन, जबकि सीडीएस 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे? 29 क्वेश्चन आए। रेशियो कितना रहता है इनका? रेशियो वही रहता है 9-10 9-10 9-10। कभी फिजिक्स में 9 क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री में 10 हो गए, बायो में 11 हो गए, कभी फिजिक्स में 12 क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री में 8 हो गए, बायो में 8-9 हो गए, ऐसे चलता रहता था। लेकिन इस बार एकदम से ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। फिजिक्स में मात्र 2 क्वेश्चन, बहुत बड़ा चेंज है ना। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा चेंज है, साइंस वाले बैकग्राउंड के बच्चों के लिए बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि कई सारे साइंस वाले बच्चे ऐसे थे जो बोलते थे कि भाई साइंस के 30 क्वेश्चन हमारे डन है, ये पढ़ के जा रहे हैं, क्वालिटी पढ़ के जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन हमारे डन है, करंट अफेयर्स पढ़ ले रहे हैं, बच्चे से 30 क्वेश्चन उसके आएंगे, 30-20-50-75 क्वेश्चन तो भाई हम करके चल रहे हैं। इसमें से तकरीबन जो है 50+ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेंगे और उसमें से अगर हमारे 40-50 भी सही हो जाते हैं तो भाई हमारा सॉर्टेड है, ऐसा मान के चलते थे। लेकिन भाई आप इमेजिन कीजिए कि भाई 30 क्वेश्चन की जगह आ गए 19 क्वेश्चन, 20 की जगह आ रहे हैं 11 क्वेश्चन, 25 की जगह हो सकता है मान लो 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या करोगे आप? 10 20 30 39 40 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन में सारे तो सही होंगे नहीं ना। तो बस ये आपका जो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है यूपीएससी का, व्हाट इज दिस बिहेवियर यूपीएससी, है ना। तो ये जो बिहेवियर है यूपीएससी का, ये आपको संकट में डाल सकता है। इसीलिए प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, है ना। बेस्ट और वर्स्ट कंडीशन दोनों के लिए प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। तो इस बार अनप्रिडिक्टेबल रहा है, लेकिन भाई हमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अब हमें क्लास 10 से ऊपर उठना है। अभी तक मैं भी यही बोलता था कि भाई आपको एनसीईआरटी जो है वो सिर्फ क्लास 10th तक करनी है, आपको उससे ज्यादा एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार मेरा भी ये भरम जो है यूपीएससी ने तोड़ा है और बोला है कि नहीं भाई, आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो, हम क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी को भी छू कर आ रहे हैं, है ना। तो वो ना सिर्फ छू के आए हैं बल्कि क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी से हाथ मिला के आए हैं अच्छे से, ठीक है। तो क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन कौन सा पढ़ना पड़ेगा? जो क्लास 10th के टॉपिक्स हैं उनका एक्सटेंशन ही पढ़ना पड़ेगा। जो एकदम से नए टॉपिक्स है ना 11th 12th वाले, वो नहीं पढ़ने। यानी कि जो कोर साइंस वाले टॉपिक्स होते हैं वो नहीं पढ़ने होते, आपको क्लास 10th 11th 12th की एक्सटेंशन पढ़ने होते। तो इसमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही कवर करनी है, इसके अलावा कोई और सप्लीमेंट्री बुक आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, है ना।
अभी तक डिफेंस स्क्वाड के बैचेस में हम फिजिक्स को लेके मेरे ख्याल से 4 से 5 लेक्चर फिजिक्स के रहते थे, मतलब सबके नहीं रहते थे, और 3 4 5 इसके रहते थे, केमिस्ट्री के भी नहीं रहते थे और बायो के भी तकरीबन इतने थे। मतलब टोटल 12 से 15 लेक्चर्स में निपट जाती थी। लेकिन अगेन इस बार हमें इसका लेवल भी जो है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 15+ लेक्चर्स इस बार के बैच में होंगे ही वो। ठीक है, तो ये हमारा साइंस का सिनेरियो रहा। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में, दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बात की जाए तो CDS 2 2023 में 34 के आसपास मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछे गए। इसमें हमने कोई डिवीजन नहीं किया है कैटेगरीज का। कैटेगरीज का डिवीजन इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं हो, है ना। CDS 1 2024 में 40 क्वेश्चन थे। एक कैटेगरी आपकी नेशनल प्लस डिफेंस हो जाती है, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह। दूसरी इंटरनेशनल अफेयर्स आ जाती हैं। फिर हमारा स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी आ जाता है। ये हमारे कुछ कोर क्या नाम है टॉपिक्स आ जाते हैं। इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे लाइक नेशनल में पॉलिसीज, प्रोग्राम, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। सोशल, सोसाइटी, एथिक्स वगैरह ये सब आ जाता है। ये सब आपको डिफेंस स्टाफ की मंथली मैगजीन्स में मिल जाएगा। और अब तो हम लोगों ने जो है वो वीकली मैगजीन भी स्टार्ट कर दी, है ना। अप्रैल 2024 से, अप्रैल के फर्स्ट वीक 2024 से आपको वीकली मैगजीन्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि स्टार्ट अभी 1-2 दिन में होगी, लेकिन अप्रैल 2024 से हम कंटेंट जो है वो कवर कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2024 से लेके 7 अप्रैल तक का एक वीक रहेगा, फिर 7 से लेके 8 से लेके 14 या 15 तक रहेगा। ऐसे ऐसे हम 7-7 दिनों की मैगजीन कवर कर रहे हैं। प्लस मंथली मैगजीन जो आती है वो तो आती नहीं। ये सब आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिलेगा, है ना। टेलीग्राम के ग्रुप की जो लिंक है वो नीचे आपके दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ग्रुप पे एक्टिव रहिए। काफी अच्छे डिस्कशन भी होते हैं, काफी सारा स्टडी मटेरियल वही आता है। ठीक है, तो भाई हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे। करंट अफेयर्स आपके इन सारी कैटेगरीज के हमें कवर करने होते हैं। इनमें आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। डिफेंस स्टाफ की मैगजीन में जितना कवर किया है उतना कर, है ना, काफी ज्यादा हो जाता है। जैसे कि इस बार हमारी मैगजीन में जो है 40 में से 25+ क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली हमारी मैगजीन से आए हैं। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन हमारी MCQ शीट्स वगैरह में से भी आए, है ना। इसको लेके भी मैंने शॉर्ट डाला था, एक वीडियो वगैरह डाला था, आप उसको रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्लस करंट अफेयर्स की मैगजीन तो भाई है ही टेलीग्राम के ग्रुप में, जाइए CDS के क्वेश्चन उठाइए और करंट अफेयर्स की मैगजीन में ढूंढिए, आपको साफ साफ क्वेश्चन मिल जाए। तो ये हमें करना है। अब इसके साथ कवर कितना करना है, तो भाई देखो 12 महीने के कम से कम करंट अफेयर्स तो कवर करने ही होते हैं। ये जो 6 महीने के लोग करते थे ना, अलग अलग चैनल्स वाले बताते थे कि 6 महीने की कवर करना है। कई बार बच्चे पूछते थे टेलीग्राम में कि सर फलाने सर तो बता रहे हैं कि सिर्फ 6 महीने के कवर करने हैं। तो मैं बोलता था कि भाई जाओ 6 महीने के कवर कर लो। लेकिन भाई जिसने भी एग्जाम को देखा वो समझ गया कि 12 महीने के करंट अफेयर्स तो करने ही करने हैं। उससे कम तो भाई अगर आप कर रहे हो तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार, है ना। उससे बड़ी तो एग्जाम दो ही मार। तो ये हमारा एक सिनेरियो हो गया ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को लेके कि कहाँ से क्या कितना कवर करना है, कितना क्या हमें पढ़ना है, क्या वगैरह वगैरह। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये पूरी की पूरी सिस्टमेटिक स्टडी जो है डिफेंस स्टाफ के फिलोरा बैच में होने वाली है ना। फिलोरा हमारा जो है वो CDS 2 2024 के लिए बैच है। 11 मई से स्टार्ट होगा। 11 मई से स्टार्ट होगा, एग्जाम तक चलेगा, यानी कि 1 सितंबर तक चलेगा। इसकी जो क्लासेस हैं वो लाइव कंडक्ट की जाएंगी और लाइव के साथ साथ इनकी रिकॉर्डिंग भी दी जाती है। ठीक है, अभी लास्ट में बताऊंगा इसकी डिटेल के बारे में। अभी हम बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। ठीक है, ये एस्पेक्ट के बारे में भी हमें कवर करना है, क्योंकि इसके बिना अगर हमने बात की तो वीडियो अधूरा रह जाएगा। तो टाइम टेबल वो भी पूरे 120 दिन का कैसा होना चाहिए। टाइम टेबल की बात करते हैं तो टाइम टेबल में सबसे पहले आपको जो प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए वो होता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि मेहनत को बांटने। कैसे? 120 दिन है तो 120 दिन यानी कि अभी से काउंट करें तो अभी हमारे पास है 17 दिन। 17 × 7 यानी कि 119 दिन आ जाते हैं हमारे पास। 118, 119, 120 दिन, ऐसे कुछ दिन बन रहे हैं हमारे पास, है ना। तो हमारा गोल क्या है इसमें? हमारा गोल है कि भाई हमें जो है सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको लिख लेना है, एक पेपर बनाओ, उस पेपर पे लिख लो कि भाई आपका गोल क्या है। तो हमारा गोल है कि भाई हमें सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके साथ साथ हमें रिवीजन भी करना है। गलती कहाँ होती है कि हम सिर्फ इतना सा गोल ही लेके चलते हैं कि भाई सिलेबस कंप्लीट करना है। अब भाई सिलेबस कंप्लीट करोगे 4 महीने में, तो पहले महीने में जो पढ़ा था उसको रिवाइज करोगे, तो रिवीजन भी करना है।
रिवीजन के लिए आपको तकरीबन 2 हफ्ते छोड़ देने हैं। रिवीजन भी होंगे, मॉक्स भी होंगे, क्वेश्चंस भी किए जाएंगे, तो ये सब करना है ना। तो भाई ये आपको 2 डिवीजन लेके चलने हैं, 2 गोल्स लेके चलने हैं, जो कि आपका एक गोल का, बड़ा गोल का हिस्सा है। अब अगर हम रिवीजन की जैसे बात कर रहे हैं, तो रिवीजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने लास्ट के लिए छोड़ दिया। लास्ट के लिए तो हमने इसीलिए छोड़ा है कि लास्ट में तो ओवरऑल हम सब करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये जो रिवीजन है ये आपका बीच बीच में चलते रहना चाहिए, है ना। बीच बीच में चलते रहना चाहिए। आपको डिफेंस उस्ताद की जो एमसीक्यूज की शीट्स आती हैं वो भी सॉल्व करते रहने हैं, तब आपका बीच बीच में रिवीजन भी होता जाए, है ना। सब्जेक्ट करना है, एक सब्जेक्ट जैसे कि होता है, क्या मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पॉलिटी कवर किया। पॉलिटी कवर करने के बाद में हमने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया, है ना। ज्योग्राफी के बाद में हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया। अब हिस्ट्री तक आते आते हम पॉलिटी को भूल ही गए, तो ऐसा नहीं करना। पॉलिटी कवर किया, ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, बीच में वीकेंड आया, छुट्टी आई, संडे आया, टाइम आया, हमने दोबारा पॉलिटी को रिविजिट कर लिया, है ना। यहाँ पे भी आगे बढ़ते रहे, हिस्ट्री पे पहुंच गए। हिस्ट्री पे पहुंचे तो एक दिन निकाल के ज्योग्राफी विजिट कर लिया, एक दिन निकाल के पॉलिटी विजिट कर लिया। ऐसा रिविजन हमें लेके चलना होता है। तो क्या होता है कि जब हम पहुंचेंगे तकरीबन 15 अगस्त के आसपास, आजादी के दिन के आसपास पहुंचेंगे, स्वतंत्रता दिवस पे, तो हम सिलेबस से स्वतंत्र हो जाए और हमारे पास 15 दिन रहेंगे। उन 15 दिन में हमें पता है कि पॉलिटी के हम 2-4 बार रिविजन लगा चुके हैं, ज्योग्राफी का भी कर चुके हैं, हिस्ट्री का भी कवर कर चुके हैं। अब हमें ज्यादा फोकस पुट करना है उस सब्जेक्ट पे जो हमने अभी सबसे पहले सबसे लास्ट में कवर किया है। वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है ना। तो बस इस तरीके से करना है। अब जैसे कि मैं आपको एक और इसमें पॉइंट बता देता हूँ कि जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं, वो ये कि आप कंटेंट के लिए, कंटेंट आपको कंटेंट मिल गया, स्टडी मटेरियल मिल गया, रिसोर्सेज मिल गए। अब क्वेश्चन उठता है नोट्स के बारे में। नोट्स कहाँ से? तो देखो यार, कुछ लोग नोट्स बेचते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, लेकिन जिसको जो भी सूट करे। लेकिन जो बेच रहा है वो तो बेच रहा है यार, उसकी जो भी नीड है, लेकिन आपको खरीदनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं खरीदने चाहिए? क्योंकि नोट्स यार आपको खुद बनाने चाहिए। मेक योर ओन नोट्स। खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स क्यों बनाओ जब आपको बने बनाए मिल रहे हैं? तो क्या ऐसी नीड आ गई, क्या ऐसी दिक्कत आ गई जो आपको खुद के नोट्स बनाने हैं? तो देखो यार, बात ऐसी आती है कि ये जो नोट बनाने वाला बंदा है ना, ये बुक को पढ़ रहा है। इस बुक में है 100 पेज। इस 100 पेज के बेसिस पे इसने क्या किया, इसने 25 पेज का कंटेंट तैयार किया, जो कि नोट्स है ना, इसके नोट्स हैं। वो जब भी 25 पेज को पढ़ेगा, उसके दिमाग में ये 100 पेज वाली इंफॉर्मेशन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने 100 पेज को अच्छे से पढ़ा है, सोचा है, समझा है, और उसने एक एक लाइन को कंप्रेस करने के बाद में 25 पेज के अपने नोट्स बनाए, है ना। वो एक लाइन को पढ़ेगा तो उसको 5 लाइन के बराबर की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो उसके दिमाग के अंदर बैठी हुई। लेकिन आप क्या कर रहे हो, जब आप इन 25 पेजेस को पढ़ रहे हैं तो आपको मिलेगी मुश्किल से 10 से 15 पेज की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप वैसे ही कंप्रेस्ड वर्जन पढ़ रहे हो। उस कंप्रेस्ड वर्जन को भी आप पढ़ोगे तो 10 से 15 पेज की तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी नहीं, है ना। सीधी सी बात है। तो भाई यहाँ गलती हो जाती है, हम दूसरे के नोट्स के भरोसे बैठे हैं, दूसरे के नोट्स में जितना कवर है उतना ही कवर कर रहे हैं। उस बंदे ने तो 25 पेज के जरिए 100 पेज पढ़ लिए, आप तो 25 पेज के जरिए 10 से 15 ही कवर कर पा रहे हैं। तो अपने नोट्स खुद बनाओ, टाइम अभी बहुत है आपके पास में। नोट्स बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, सिंपल सी बात है। आपने जो भी पढ़ा है उसको शॉर्ट फॉर्म में करो अपने हिसाब से। आपकी टेक्निक खुद की कुछ भी हो सकती है। आप डायग्राम्स बनाना चाहते हो, फ्लो चार्ट्स बनाना चाहते हो, कीवर्ड्स लिखना चाहते हो, हाइलाइटर्स यूज करना चाहते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो, कुछ भी करो, अपने नोट्स खुद बनाओ। देखो यार, मेरी बात मान लो, सही रहेगा तुम्हारे लिए। आलस त्याग दो, ये वाला काम कर लो, बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, यानी कि हम 15 हफ्ते के स्लेट टाइम टेबल की बात कर, 17 की बात नहीं करेंगे। 2 हफ्ते हमने जो है वो छोड़ दिए हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, तो 15 हफ्ते की बात करते हैं। तो देखो यार, 15 हफ्ते की बात में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक एक हफ्ते का मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, सॉरी, है ना। हमने गोल क्या रखा है? हमने गोल जो रखा है वो 15 हफ्ते का रखा है। अब इस 15 हफ्ते में हम पर वीक के हिसाब से कैसे चल सकते हैं? तो देखो, अगर आप एक हफ्ते की बात कर लीजिए, एक हफ्ते में मैं आपके 6 दिन इंक्लूड कर रहा हूँ, 7वां दिन के बारे में अभी आपको बता। अब जनरली हम अपना शेड्यूल कैसे रखना है? क्योंकि हम एस्पिरेंट हैं तो हम ज्यादा रात तक सोना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें जागना है सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे आप उठिए। उठने के बाद में सीधा पढ़ने लग जाइए, है ना। उठने के बाद में सीधा पढ़ने लग जाइए, ऐसा नहीं करना। ये ऐसी उल्टी सीधी एडवाइस मैं नहीं देता। ठीक है, उठने के बाद में आप सबसे पहले जाइए फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए।
ये फिजिकल एक्टिविटी कोई भी छोटी मोटी हो सकती है, 10-15 मिनट, आधे घंटे की हो सकती है। जनरली आई विल एडवाइस कि आप टोटल जो है 30 से 45 मिनट्स जो है इसको दीजिए। बाहर जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, जिम जाते हैं तो और अच्छी बात है, कोई और एक्टिविटी करते हैं, रनिंग वनिंग स्विमिंग वगैरह, साइकिलिंग वगैरह, जो भी आप करते हैं जिससे भी आपको पंप अप फील होता है, जिससे भी आपको एकदम से आपका ब्लड दौड़ने लगता है, खून में गर्मी आ जाती है, वो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो भाई सबसे पहले सुबह उठिए, उठने के बाद में ब्लैक कॉफी अच्छी सी पीजिए। मुझे बहुत अच्छी लगती है ब्लैक कॉफी, उसके बिना दिन नहीं निकलता। ब्लैक कॉफी का टेस्ट एक्वायर कीजिए। ठीक है, ऑफिसर बनना है तो ऐसी चीजों का टेस्ट एक्वायर करना पड़ेगा। तो ब्लैक कॉफी सबसे पहले पीजिए, तन बदन में आग लग जाएगी, फिर फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए जाइए। और उसके बाद आप जो है 6 बजे तक जो है सॉर्टेड आउट हो जाएंगे, आपने नित्य क्रम भी निपटा लिए अपने, आप मैं फ्रेश फ्रेश भी हो लिया, ब्लैक कॉफी भी पी ली, दौड़ भाग के भी आ गए, 6-6:30 बजे तक आप फ्री हो, है ना। आप 4:30 बजे भी जाग सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि आपका शेड्यूल कैसा है। जैसे मैं अपने शेड्यूल की बात करूं तो फिर मैं उस टाइम पे सुबह 4:30 के आसपास जाग जाता था, 4:30 के आसपास, या फिर 5 बजे के आसपास मेरा दिन हो जाता। इसके होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था, मैं वैसे आलसी आदमी हूँ, इतना जल्दी नहीं जागता था। लेकिन होता क्या है कि मेरा एक दोस्त है ना, वो अकेडमी में था, उस टाइम पे आईएमए में था। तो मुझे जैसी नींद आती थी ना बहुत तेज से, मुझे लगता था कि भाई नहीं, मुझे और सो लेना चाहिए। तो मुझे एकदम से याद आता कि भाई उस समय सुबह कपड़े धो रहा हो, या वो ड्रिल ग्राउंड पे होगा, या फिर कहीं और होगा, उसकी यहाँ एक्टिविटी स्टार्ट हो गई होगी। तो तुरंत बिस्तर से उठ के मैं खड़ा हो जाता था और अपना काम धाम करने लगता था। नित्य क्रम निपटा के मैं सीधा साइकिल चला के ग्राउंड पे पहुंच जाता था और दौड़ने लगता। ठीक है, ये करता था। उसके बाद आके मैं पढ़ने बैठता था, और वो फिर मेरा जो पढ़ाई का सेशन होता था वो 9 या 10 बजे तक चलता था। ये मतलब फाइनल ईयर की बात बता रहा हूँ, फाइनल ईयर में तो इतना ज्यादा कॉलेज वगैरह जाना नहीं होता था, है ना। तो ये चीज मैंने आपको सबसे पहले बता दी कि सुबह 5 बजे उठे, फिजिकल एक्टिविटी की, ब्लैक कॉफी पी, या जो भी करना है आपको, 1 आध घंटे में आपने सब निपटा लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 से 3 घंटे अलॉट करने हैं। मान लीजिए आपने 6 बजे से 9 बजे तक का टाइम रखा, या फिर ये 8 बजे तक का भी टाइम हो सकता है, यानी कि डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कैंडिडेट हो, इस एस्पिरेंट हो। मान लीजिए आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो। अब अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो दो सिनेरियो हो सकते हैं कि भाई आपका कॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, आपको रेगुलर 100% अटेंडेंस देनी देनी है। दूसरा है कि भाई अब आप जा रहे हो तो जा रहे हो, नहीं जा रहे हो तो नहीं जा रहे, है ना। दोनों केसेस में मेरे ख्याल से 8 बजे तक का टाइम तो आप दे ही सकते हैं। अगर 8 बजे का टाइम दे रहे हो तो फिर मतलब हमारे पास में 2 घंटे आ जाते। और मतलब मैं आप लोगों के लिए अलग अलग वैसे टाइम टेबल जारी कर दूंगा कि भाई जो बंदा रेगुलर कॉलेज जाता है प्लस जो बंदा रेगुलर ऑफिस जाता है उसके लिए टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, जो दिन भर प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, 1-2 दिन में ये टाइम टेबल्स भी मैं बता दूँ। ठीक है, अब एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो मेरे। तो भाई 6 बजे उठे, 6 बजे के बाद हमने क्या, सॉरी 5 बजे उठे, 6 बजे हमने क्या किया, हमने जीके का सब्जेक्ट उठा लिया। जीके के सब्जेक्ट में बात की जाए, जैसे कि हमने पॉलिटी का सब्जेक्ट से स्टार्टिंग की, हमने पॉलिटी उठाई, पॉलिटी हमने पढ़ी है। तो भाई पॉलिटी पढ़ने के बाद हमने 1 घंटा पॉलिटी को दिया है, एक सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा था, है ना, उससे ज्यादा नहीं। आपको रूटीन को चेंज करते रहना है, नहीं तो मोनोटोनस हो जाएगा। आपने पॉलिटी को 1 घंटा दिया, 50 मिनट दिए, 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आपने 1 घंटा जो है वो आपने ज्योग्राफी को दे दिया, है ना। इस तरीके से सुबह के 2-2.5 घंटे का आपने इस्तेमाल कर लिया। अब मान लीजिए आपके पास 3 घंटे हैं, 9 बजे तक आपका टाइम है, तो आप हो सकता है मैथ्स उठा, है ना, मैथ से इंग्लिश में से कोई चीज उठा सकते हो, ये चीज आपने उठा ली। फिर उसके बाद में क्या करना होता है, अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई आपने कॉलेज के लिए तैयार होना स्टार्ट कर दिया, ऑफिस के लिए आप निकल गए 8-9 बजे तक, है ना। 9 बजे आप निकले, 10 बजे से आपका ऑफिस है, शाम को 7-8 बजे तक आपका फिर से बिजी आ रहा है ना। और जो कॉलेज वाले बंदे भी हैं वो भी इतनी जल्दी घर नहीं आते हैं, शाम को कॉलेज से आए 4-5 बजे तक, दोस्तों के साथ बाहर निकल गए, या ग्राउंड में चले गए, कोई स्पोर्ट खेलने चले गए, किसी तरह की कोई आउटिंग है, कुछ काम धाम है, तो वो भी फिर शाम को 6-7 बजे तक घर आते हैं, है ना। शाम को 7 बजे तक भी अगर आप घर आते हैं ऑफिस से या फिर कॉलेज से, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होंगे, थोड़ा बहुत स्मार्टफोन चलाएंगे, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, आप खाना खाने जाएं। लेकिन खाना खाने से पहले मैं आपको बोलूँ कि खाना खाने से पहले आप 1 घंटा निकालिए, 1 घंटा, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2-1.5 घंटे आप निकाल लीजिए। ये जो 1 से 1.5 घंटे है ना, इनको आप डालिए इंग्लिश, इंग्लिश, है ना। इंग्लिश में हमें ग्रामर पे भी काम करना है, रीडिंग पे भी, और वोकैब पे, जीआरबी, तीनों चीजों पे कवर करना है। हमने 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश को दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हम डिनर के लिए गए, आधा घंटा में डिनर में लग गया, है ना। अगर हम घर पे हैं तो इतना कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन बाहर रह रहे हैं तो डिनर प्रिपेयर करना है तो 1 घंटा लग जाता है, कोई मेड वगैरह आती है या मैस वगैरह में जाते हैं तो फिर वही आधा 1 घंटा लग ही जाता है। टाइम बचाएंगे, टाइम बचाना पड़ेगा थोड़ा, है ना। तो फिर उसके बाद में आधा 1 घंटा यहाँ हो गया। 9 बजे 9:30 बजे के आसपास आपने क्या किया, डिनर कर लिया, थोड़ा बहुत टहल वहल लिए। अब हमारे पास बचते हैं 2 से 3 घंटे सोने से पहले।
2 से 3 घंटे बचते हैं 12 बजे से पहले, है ना। तो भाई अब ये 2 से 3 घंटे में क्या करना है, इन 2 से 3 घंटे में अगर आप IMA, AFA और INA के कैंडिडेट हैं तो आपको मैथ्स भी करनी है। मैथ्स करनी है तो भाई मैथ्स करो, है ना, 2 से 3 घंटे मैथ्स करो, सिंपल सी बात है। और अगर आप OTA के कैंडिडेट है तो फिर आप जोग्राफी, सॉरी, जो आपके सुबह वाले सब्जेक्ट थे आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं और प्लस इंग्लिश भी कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद सोने से पहले आधे घंटे जो है ना, तकरीबन आधा घंटा करंट अफेयर्स में दीजिए सोने से पहले, है ना। तो सोने से पहले आधा घंटा फिर हमें करंट अफेयर्स में भी देना है। या तो आप न्यूज़पेपर वाली रीडिंग कर रहे हैं तो आप वो कवर कीजिए, या फिर जो मैगजीन्स आपकी न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स की, जैसे डिफेंस तो आपकी अपने मंथली या वीकली आप रेफर कर रहे हैं तो आप उनको कीजिए। तो ये चीज़ हो गई। ये एक ओवरऑल हमारे क्या रहता है, शेड्यूल रहता है। इसको मैं डिटेल शेड्यूल ला दूंगा, मैं एक अच्छे से R/R 1-1 घंटे के हिसाब से जो है आपको शेड्यूल बता, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपको डेली का अपना गोल फिक्स करना है। आपने वीक में क्या किया, एक दिन बैठ के आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा डेली का गोल क्या रहेगा। आज मुझे पॉलिटी में सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कवर करना है, आज मुझे यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो कवर करना है, आज मुझे इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी कवर करनी है, आज मुझे ड्रेनेज सिस्टम कवर करना है। ऐसे आपको गोल कर लेने हैं। 1 तारीख को ये होगा, 2 तारीख को ये होगा, 3 तारीख को ये होगा। तो ये गोल आपके लिए चीजें आसान कर देंगे, यानी कि आप स्पेसिफिक टॉपिक्स को ही कवर कर रहे हैं, है ना। तो आप ये करते जाएंगे, आप नोट्स अपने साथ में बनाते जाएंगे, एंड के लिए आप नहीं बैठेंगे। 6 दिन में हमने ये कवर किया और उसके बाद आता है हमारा हॉलीडे का दिन या फिर संडे का दिन। संडे का दिन सिर्फ चिल करने का दिन। संडे के दिन कोई पढ़ाई, ठीक है, बाहर जाओ, घूमो फिरो। अगर आपको लगता है कि आपके पास 1-2 घंटे हैं रिवीजन करने के, तो आप संडे को बैठ के रिवीजन करें, है ना। मैं बोलूंगा 1-2 घंटे दे लो, उससे ज्यादा मत। 1-2 घंटे रिवीजन दे लो, 1-2 घंटे अपने MCQ सॉल्व कर लिए। MCQs करते जाओ, MCQs के लिए लास्ट में मत बैठना कि भाई जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तब जाके हम MCQs करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। नहीं, गलती है, बहुत बड़ी गलती है ना। हम क्या कर रहे हैं, अपना सब्जेक्ट कवर करते जा रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ साथ MCQs भी कवर करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि MCQs हमको मिल रहे हैं डिफेंस स्टाफ, है ना। तो संडे को वैसे तो ब्रेक का सोचो, लेकिन अगर ब्रेक नहीं ले पा रहे हो, मन में उथल पुथल मच रही है कि नहीं भाई नहीं भाई आग लगा के छोड़ेंगे, तो फिर आप क्या कीजिए, तो फिर आप रिवीजन जो है उसका कंटिन्यू कर सकते, ठीक है। तो ये आपकी काफी हद तक मोर और लेस ये पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजी है कवर हो जाती है मेरे ख्याल से। अगर आपको इसमें कुछ और भी चीज चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि ऐसी कोई चीज है जो मैंने मिस कर दी। टाइम टेबल्स की, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि टाइम टेबल मैं अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए ला दूंगा, यानी कि एक OTA वाले बंदे के लिए ला दूंगा, है ना। OTA वाले जो सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फाइनल ईयर में है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है। एंड सेम IMA यानी कि मैथ्स वाले बंदों के लिए, जिनके साथ मैथ्स भी है, उनके लिए भी 2 अलग अलग तरीके के टाइम टेबल्स में ला दो, ठीक है। ये ओवरऑल बात हो गई। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये स्ट्रेटेजी जनरली उन लोगों के लिए है जिनको एग्जाम के बारे में आइडिया नहीं होता ज्यादा, या फिर जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी के। देखो, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है और आगे भी कहता रहूंगा कि सेल्फ स्टडी से बड़ी कोई चीज नहीं। आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, ना डिफेंस पाथ की ना किसी और कोचिंग। अगर आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हैं, है ना। सेल्फ स्टडी करने के लिए लेकिन चाहिए होते हैं अथाह एफर्ट्स, बहुत ज्यादा एफर्ट्स चाहिए होते हैं। आपने देख ही लिया अभी यार, एफर्ट्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए आपको रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं, उन रिसोर्सेज की आपको रिसर्च भी करनी पड़ती है, और भी ना जाने का क्या काम होता है। इन सबको इजी लेकिन बनाने का काम आता है आपको एक मेंटर, जैसे कि डिफेंस स्टाफ, यानी कि मैं, यानी कि अरुण सिंह तो, है ना। हम आपका काम आसान बनाते हैं। हम आपका काम आसान बनाते हैं क्यों? क्योंकि भाई आप जो है आप कॉलेज जा रहे हैं, आपका इतना टाइम नहीं है, हो सकता है आप और भी दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो, तो आप चाहते हैं कि आप अपना पूरा फोकस सिर्फ पढ़ने पे लगाएं, है ना। आपको कंटेंट दे दिया जाए, आपको पढ़ा दिया जाए, आपको समझा दिया जाए, और आप उसको पढ़ के एग्जाम निकालें। आपको एक्स्ट्रा रिसर्च ना करना पड़े, एक्स्ट्रा टाइम ना लगाना, है ना। तो देखो, ये भी एक चीज है, ये भी एक रियलिटी है, ये भी एक सर्टेनिटी है जो कि होती आई। तो इसके लिए देखो भाई, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले भी, हम लोग लॉन्च कर रहे हैं फिलोरा पे। फिलोरा इंडियन आर्मी की एक मेजर बैटलफील्ड रह चुकी है, इसके बारे में आप लोग गूगल कीजिएगा, है ना। मेरे जो बैचेस के नाम होते हैं ना, वो जनरली ऐसे ही रहते हैं, फिलोरा, कोहिमा, जोजिला, बसंतर, ठीक है। तो फिलोरा बैच जो है वो CDS 2 2024 के लिए, CDS 2 2024 आपका कंडक्ट किया जाएगा 1 सितंबर 2024 को। इसका जो नोटिफिकेशन है वो अभी 11 दिन बाद आएगा।
15 मई 2024 को। तो भाई जैसी नोटिफिकेशन आता है बच्चे पढ़ते हैं, फिर हड़बड़ाते हैं, फिर उसके बाद में एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, फिर उसके बाद में सोचते हैं चलो भाई प्रिपरेशन की जाए। पहले थोड़ा वो ट्राई करते हैं सेल्फ स्टडी की, जब नहीं हो पाती है तो फिर भाई किसी मेंटर को ढूंढते हैं। तो भाई इस केस में क्या होता है कि भाई हमारे पास बचे 90 दिन, है ना। तो सबसे बेटर ये रहेगा कि जो 11 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, अब मैं ऐसा तो करूंगा नहीं ना कि नोटिफिकेशन का वेट करूं, नोटिफिकेशन आएगा फिर बच्चों में हड़बड़ी मचेगी, फिर मैं अपना बैच लॉन्च करूं, नहीं। 2.5 महीने का, 1 महीने का, 70 दिन का नहीं यार, वो नहीं करना, है ना। प्रॉपर हमारा 4 महीने का बैच, पूरा 4 महीने का बैच है आपका, 110 से लेके 115 दिन का बैच। इस बैच में बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाई होगी। और किस तरीके से पढ़ाई होगी, यूपीएससी ने जो भी लेवल अप किया है ना, जो भी लेवल किया है, जो भी लेवल सबके निकल रहे हैं, फिर लेवल के हिसाब से हम खड़े रहेंगे यहाँ। तो लेवल अप यूपीएससी ने किया है, तो लेवल अप हमने भी किया है। आज ही टेलीग्राम में मैंने एक स्लाइड शेयर की है जिसमें कंटेंट नया शेयर किया है, लोगों को पता चल जाएगा कि किस हिसाब से हम जो है कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो भाई ये जो बैच है आपका 11 मई से स्टार्ट होगा। 11 मई से बैच स्टार्ट होगा, इसमें हम सारी चीजें यूज करते हैं, हम जो पीपीटीज के थ्रू पढ़ाते हैं, पीपीटीज यानी कि गूगल मीट। गूगल मीट हमारा मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ क्लासेस रहता है, पीपीटीज को हम यूज करते हैं। पीपीटीज हमारी बहुत इंटरेक्टिव होती हैं, इनमें ग्राफ्स, डायग्राम्स, फलाना डिमाका, एनिमेशंस वगैरह सब कुछ रहते हैं। इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें रहती है यार, और एक सेकंड मुझे, मैं भूल जाता हूँ। हाँ, लाइव क्लासेस, हमारी लाइव क्लासेस रहती हैं भाई। ये तो कई लोगों को डाउट होता है ना, तो देखो यार, क्लासेस हमारी लाइव कंडक्ट की जाती है, सारी क्लासेस लाइव ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि भाई अब मैंने आपको रिकॉर्डेड सेशन पकड़ा दी, नहीं, लाइव क्लासेस हमारी रही। लाइव क्लासेस होने के साथ साथ उसमें एक चीज वो ये है कि आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है। अब देखो, चाहे आपने क्लास अटेंड करी हो या ना करी हो, ये देखो टोटल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने क्लास अटेंड की हो तो भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपने क्लास मिस कर दी तो भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। यानी कि क्लास खत्म होने के 15 से 30 मिनट के अंदर आपको क्लास का स्टडी मटेरियल और क्लास की रिकॉर्डिंग दोनों ही मिल जाती है। क्या प्रोसेस रहता है वो मैं आपको ग्रुप में बताऊँ, अगर आप इनरोल करते हैं तो, ठीक है। मीडियम ऑफ डिलीवरी रहता है इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब क्लास का जो पीपीटी है, जो कंटेंट है, ये सब रहता है इंग्लिश में, लेकिन एक्सप्लेन इसको ऐसे किया जाता है जैसे मैं अभी आप लोगों को कर रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों के वर्ड्स को यूज करके। तो ऐसा हमारा मीडियम ऑफ डिलीवरी रहता है। कोर्स कंटेंट इंग्लिश में रहता है। तो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हर क्लास रिकॉर्ड की जाती है, हर स्टूडेंट के साथ में शेयर भी की जाती है। आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है पीपीटीज के फॉर्म में, बाकी चीज़ों के फॉर्म में वो दिए जाते हैं हर टॉपिक के लिए। हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग भी करते हैं, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस के क्वेश्चन बैंक है, यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस का, उनका एक्सप्लेनेशन वगैरह है, हम उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग भी करते हैं। सब्जेक्ट वाइज क्विज़ेस भी आपकी होती रहती है, क्वेश्चन की बेसिस पे असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारा रहता है इंटरेक्टिव क्लासेस। इंटरेक्टिव क्लासेस रहती हैं भाई, है ना। आप हमारे पढ़ाते समय कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, कितनी बार भी पूछ सकते हैं। 2 दिन पहले एक मेरे प्रीवियस जूनियर का, मैं प्रीवियस क्या भी नहीं, जूनियर ही है, जूनियर का मेरे पास फोन आया, बोलता है कि भैया वो सीएपीएफ का बैच आपने लॉन्च कर दिया, आपने बताया भी नहीं। मैंने कहा यार मैंने तो बहुत अच्छे से बताया, इंस्टाग्राम पे डाला, टेलीग्राम पे डाला, सब जगह डाला, तुमने देखा नहीं शायद। तो बोलता हाँ भैया, मैंने दिसंबर में एक फलानी फलानी एकेडमी का, मैंने ओल्ड राजेंद्र नगर में है, उनका ऑनलाइन कोर्स ले लिया। तो अब इशू ये आ रहा है कि उनका पढ़ाया कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है, सारी क्लासेस उनकी रिकॉर्डेड हैं, और जो डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं वो महीने में 1-2 बार होते हैं, और वो होते हैं सुबह के 7-8 बजे। पॉसिबल नहीं हो पाता अटेंड करना, ऐसा वैसा। और उनकी फीस भी तकरीबन 12-15 हज़ार के आसपास है। तो मैंने कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई है, आप अपना करवा के आए हैं, ठीक है। तो उसने फिर से मेरे कोर्स में एनरोल किया कि भाई आपका जो कोर्स है, आपकी क्लासेस वगैरह मैंने देखी इसमें यूट्यूब पे, काफ़ी सही लगा, तो मैं आपका ही ले रहा हूँ। तो मैंने कहा मोस्ट मोर देन वेलकम। तो ये सिनेरियो रहा, है ना। इंटरेक्टिव क्लासेस है यार, आप क्लास में पढ़ाते हुए कभी भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब इसके बाद में तीसरी चीज़ आती है कि भाई जीके की क्लासेस जो है वो कब होंगी। जीके हम करेंगे मंडे से लेके वेडनेसडे तक, है ना। हफ्ते में 3 बार हमारी क्लास होगी जीके की, 1 से 1.5 घंटे की या फिर 1.5 घंटे से ज्यादा की क्लास होती है। क्लास का टाइम रहेगा शाम को 7:30 बजे। ये क्लास का टाइम हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बढ़िया है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो कि कॉलेज वगैरह से होने के बाद में लास्ट में शाम को फ्री होते हैं, है ना। सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, जो भी सब्जेक्ट्स हमने डिसाइड किए थे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मंथली करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह सब कुछ रहेगा। दूसरी चीज अब आ जाती है इंग्लिश की भाई।
तो इंग्लिश की क्लासेस भी आपकी थर्सडे को रहेगी और फ्राइडे को रहेगी, यानी कि हफ्ते में 2 दिन। इसका टाइमिंग वही रहेगा, शाम को 7:30 बजे से। यहाँ पर भी हम लाइव प्रैक्टिस करते हैं हर टॉपिक की, यानी कि ग्रामर के सारे बेसिक टॉपिक्स की हम और रूल्स के साथ में लाइव प्रैक्टिस करते हैं, बेसिक से लेके यूपीएससी लेवल तक। सारे वोकैब के जो टॉपिक्स हैं उनको हम देखते हैं, लाइव प्रैक्टिस की जाती है, टेक्निक्स बताई जाती हैं वोकैब बिल्ड करने की। ठीक है, रीडिंग बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं भाई उनके बारे में भी हम लाइव प्रैक्टिस करते हैं। सेम लाइव क्लासेस होती है भाई, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने को दे दिया, हमने क्वेश्चंस कर लिए, सामने हमारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स चल रहे हैं, आपसे पूछे जा रहे हैं, आपको पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज किया जाता है। मैं जबरदस्ती बच्चों को डंडा करता हूँ कि भाई पार्टिसिपेट करो, ये काम किया जाता है ना। कौन पढ़ाएगा भाई? मैं पढ़ाऊंगा, हरवंश सिंह तोमर। मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। मैंने एमबीए किया है बिट्स पिलानी से। एमबीए करने के बाद, एमबीए करने से पहले सीडीएस मैंने 6 बार क्लियर किया है, एफकैट मैंने 5 बार क्लियर किया है, क्योंकि इतनी बारी ये एग्जाम मैंने दिए हैं। मेरी एज लिमिट में कोई दिक्कत नहीं थी भाई, ना घटाई ना बढ़ाई, इतनी अटेम्प्ट मुझे मिले तो इतनी मैंने दी, है ना। सीडीएस एनडीए के लिए मैं 2018 सॉरी सीडीएस के लिए 2018 के लास्ट से पढ़ा रहा हूँ, और एनडीए के लिए मैंने बीच में बैचेस स्टार्ट किए थे, लेकिन मैं अब थोड़ा प्रॉपर टीचर ढूंढ रहा हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर सके एनडीए मैथ्स में। तो वो अगर मुझे कोई ऐसा टीचर मिलता है तो एनडीए का बैच भी स्टार्ट कर सकता हूँ, और सीएपीएफ के लिए मैंने अभी से पढ़ाना स्टार्ट किया है। उसके बाद मैथ्स की बात करते हैं भाई, तो मैथमेटिक्स की क्लासेस आपकी मंडे से लेके सैटरडे तक रहेगी, है ना। मंडे से सैटरडे यानी कि हफ्ते में 6 बार, शाम को 5:30 बजे। अब दोनों क्लासेस का क्लैश नहीं होना चाहिए, तो भाई टाइम अलग अलग रखना पड़ेगा, यानी कि मैथ्स को हम बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक कवर करें, है ना। लाइव प्रैक्टिस मैथ में भी होती है, आपको इनकरेज किया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। और मैथमेटिक्स के आपके टीचर रहेंगे आर्यन भदौरिया, हम दोनों राजपूत लोग आपको पढ़ाई करवाएंगे, ठीक है। तो आर्यन ने सीडीएस का एएफए 4 बार क्लियर किया है, होपफुली इस बार भी 5वीं और ऑन एग्जाम दिया है, वो भी वो क्लियर कर लेंगे। एफकैट जो है वो उन्होंने 5 बार क्लियर किया है। एसएससी वगैरह एग्जाम्स भी उन्होंने काफी बार क्लियर किए हैं, और भी काफी क्रेडेंशियल्स हैं उनके, आप लोग जाके देखिए इंस्टाग्राम पे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई एनरोल कैसे करना है इस कोर्स के लिए, है ना। इस कोर्स की फीस वगैरह क्या होगी। तो फीस की बात करें तो देखो, हम लोगों ने आप लोगों के लिए 3 ऑप्शंस जो है वो बनाए, है ना। 3 ऑप्शंस बनाए हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा आ रहा है ओटीए का। ओटीए में हम इंग्लिश प्लस जीके को कंप्लीट कवर करने वाले हैं, 3500 जो है वो इसकी फीस रहेगी, है ना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है हमारा ऑल सब्जेक्ट्स का। ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब है कि भाई इसमें हमारा इंग्लिश भी रहेगा, जीके भी रहेगा और मैथ्स भी रहेगा। ये जो ऑप्शन है ये आईएमए, एएफए और आईएनए के कैंडिडेट्स के लिए है। इसकी फीस जो है वो है 5000, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम आते हैं मैथ्स ओनली पे, जिसको सिर्फ मैथ्स कवर करना है, उसके लिए फीस रहेगी 1500। अब देखो, हम कोई बड़ी कॉर्पोरेशन नहीं है तो हम डिस्काउंट वगैरह नहीं दे पाते, है ना। डिस्काउंट हम सिर्फ देते हैं ऑफ वार्ड्स ऑफ किल्ड इन एक्शन। इंडियन आर्म फोर्सेस के या फिर किसी और फोर्स के कोई भी ऐसे वार्ड्स हैं जो किसी किल इन एक्शन की फैमिली को बिलोंग करते हो, किसी ऐसे डिफेंस पर्सनल को बिलोंग करते हो, उसको हम पक्का जो है डिस्काउंट देंगे। हो सकता है कि हम उसकी फी वे भी कर दें, ठीक है, दैट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन अस। तो वो चीज़ हम करने वाले हैं। उसके अलावा क्योंकि हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा रहती है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है, बहुत रिसर्च रहती है, बहुत पढ़ाई रहती है, तो हम लोग जो है वो उस लेवल का डिस्काउंट नहीं दे पाते, अभी तो नहीं दे पाते। जब बड़ी कॉर्पोरेशन बन जाएंगी ना तब डिस्काउंट देंगे, तब फिर हम भी वो 2,500 वाली कोर्स शायद चला सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, है ना। हम रिफंड भी करते हैं पैसे यार, बंदे ओवरेज हो जाते हैं तो उनके पैसे रिफंड भी करते हैं। सीएपीएफ के बैच में बंदे ने 1 महीने पढ़ा, 1 महीने पढ़ने के बाद में उसको पता चला, नोटिफिकेशन आया कि भाई जो है मेरा तो ओवरेज ही हूँ मैं। तो जब वो ओवरेज निकला तो फिर मैंने उसकी पार्शियल फी को डिडक्ट किया और बाकी फीस को लौटा दी। वही अभी टेलीग्राम ग्रुप में एक बंदे ने बोला कि भैया मैंने कोई फलाने वाले का कोर्स लिया था, 30 अप्रैल को कोर्स लिया, 3 अप्रैल को उसको आइडिया लगा, समझ में आया कि भाई मैं जो हूँ ओवरेज हूँ इस एनडीए के लिए, उसने वापस करना चाहा, सॉरी 3 मई को उसको वापस करना चाहा, तो भाई उसकी जो फी है वो रिफंड नहीं की जा रही। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं होता, है ना। यहाँ पर ये सिनेरियो रहेगा। अब आप लोगों को इनरोल करने के लिए सबसे पहले आप अपना नाम मुझे बताएं, नाम के साथ साथ आप किस सिटी को बिलोंग करते हैं वो बताइए, और उसके साथ साथ अभी करंट जॉब क्या कर रहे हैं आप,
या करंट कौन सा कोर्स या डिग्री आप कर रहे हैं उसके बारे में आप मुझे बताइए, और आपकी कोर्स की प्रेफरेंस क्या है आप मुझे बता सकते हैं। ओटीए है ना, या फिर आईएमए हो गया, या फिर आईएनए हो गया, सॉरी, या फिर एएफए हो गया, इन तीनों को बता सकते हैं, या फिर आप बोल दीजिए मैथ्स ओनली। इन तीनों प्रेफरेंसेस को आप इंडिकेट कीजिए, ये डिटेल आप मुझे भेजिए। कौन से नंबर पे? 8839961115 है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल ही जाएगा, थोड़ा लेट भी हो सकता है कई बार। ठीक है, तो इस नंबर पे आप जब मैसेज करेंगे, डीएम करेंगे व्हाट्सएप पे, तो आपको पूरे प्रोसेस के बारे में बता दिया जाएगा। आपको एक लिंक शेयर की जाएगी, उस लिंक के जरिए फिर आपको आगे क्या करना है वो सब मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई फिलोरा बैच के फीचर्स क्या क्या है, डिफेंस उस्ताद की गाइडेंस में क्या क्या एडिशनल चीजें रहेंगी। ऐसा नहीं कि भाई हम आपको पुराने पैटर्न के हिसाब से पढ़ा रहे हैं जो कि अभी तक आया था, नहीं। हमारा अब जो पैटर्न रहेगा वो नया पैटर्न रहेगा, यूपीएससी के लेवल अप पैटर्न के हिसाब से। तो भी टोटली फ्री रहो भाई, बस आपको मेहनत करनी है, कमिटमेंट लेके आना है, डिसिप्लिन लेके आना है, क्लासेस को अटेंड करना है रेगुलरली। 4 महीने की मेहनत चाहिए मुझे, 4 महीने की मेहनत कर दोगे ना तो सीडीएस आराम से निकल जाए, है ना। सीएपीएफ का बैच तो खैर चल ही रहा है, ठीक है, सीएपीएफ का भी चीता बैच चल रहा है, किसी को अगर उसमें एनरोल करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये सिनेरियो था पूरा ओवरऑल 120 दिन की स्ट्रेटेजी का। अब जो नेक्स्ट आपके वीडियो आएंगे वो आएंगे टाइम टेबल को लेके। 2-3 दिन के अंदर ही अंदर मैं टाइम टेबल को लेके वीडियोस कवर कर दूंगा कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या होना चाहिए, कॉलेज के फ्रेशर्स के लिए क्या होना चाहिए, जो फाइनल ईयर में उनके लिए क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इसके साथ साथ आप शेयर भी कीजिए अपने कॉलेज वॉलेज में दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखो यार, ये सब होता है ना तो काफी अच्छा लगता है, जब ये सब नहीं होता ना तो फिर मजा नहीं आता। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद।